गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग क्वांटिटी सर्वेलेंस वैल्यूएशन सब्जेक्ट देख रहे हैं। इसमें आपका यूनिट 9 लास्ट चैप्टर आपका इस सब्जेक्ट का वैल्यूएशन पे चर्चा हम कर रहे थे। तो ये आपका दूसरा वीडियो होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या होता है, ग्रास इनकम क्या होता है, आउटबाउंड क्या होता है। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक देखते हैं बच्चों, जो आपसे पूछ सकता है नेट इनकम। ध्यान रखिएगा, नेट इनकम क्या होता है, शुद्ध आय क्या होता है, शुद्ध आय क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बच्चों ये शुद्ध आय बराबर पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कि नेट इनकम में क्या होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि नेट इनकम क्या होता है। नेट इनकम बच्चों आपका जो नेट इनकम होता है वो किससे बनता है, सकल आय माइनस जो आउटगोइंग होता है। मतलब बच्चों ये जो मकान है उस मकान के सभी स्रोतों से प्राप्त जो कुल आय है और उस कुल आय में से जो वैलिड खर्चा होता है घर का, जैसे बिजली का खर्च, पानी का खर्च, जो टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स जो देते हैं, वो सारे जो संभावित खर्च हैं उसको माइनस करने के बाद जो प्राप्त होता है वो कहलाता है क्या बच्चों, आपको नेट इनकम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, शुद्ध आय कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, शुद्ध आय कहलाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है बच्चों, शुद्ध आय कहलाता है। तो शुद्ध आय बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो सकल आय है, सकल आय माइनस संभावित खर्च, संभावित खर्च। ठीक है, यही आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बच्चों कि जो शुद्ध इनकम होता है, सकल आय होता है, वो ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन में दे देगा। एक में लिख देगा सकल आय माइनस संभावित खर्च, एक में लिख देगा सकल आय प्लस संभावित खर्च, एक में लिख देगा सकल आय माइनस जो है बही खाता मूल्य, कुछ भी ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सकल आय माइनस संभावित खर्च जो होता है वो क्या होता है, आपका नेट इनकम होता है। ठीक है, अब हम बच्चों देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका जो पूछ सकता है, आपको जाने रखिए कि मार्केट वैल्यू से आप क्या समझते हैं। मार्केट वैल्यू से क्या समझते हैं, देखिए जैसे बच्चों कि किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी संपत्ति की जो वर्तमान में जो बाजार में जो खुला रेट चल रहा हो, उस रेट के आधार पर आपकी बिल्डिंग की, आपकी कोई भी संपत्ति है, उसका जो मूल्य प्राप्त होगा वो मूल्य कहलाता है क्या, मार्केट वैल्यू कहलाता है। आपका क्या कहलाता है बाजार मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाजार मूल्य में ध्यान रखिएगा, आपका बच्चों जो है लैंड शामिल नहीं होता है, आपका स्ट्रक्चर मतलब कि सिर्फ भवन शामिल होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो ये जो बाजार मूल्य है वो किस पे डिपेंड करता है, वो एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे एरिया मतलब, और वो जो है उसका लोकेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे बच्चों मान लीजिए कि आपकी ज़मीन जो है, एक ज़मीन जो है आपकी सिटी में है, सिटी मुख्यालय के पास में है, और दूसरी ज़मीन जो है गांव में है, सिटी से 35-40 किलोमीटर दूर है। तो जाहिर सी बात है कि जो रेट में डिफरेंस होगा वो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जो आपका मुख्यालय के पास है, सिटी के पास है, जहाँ से बस अड्डा पास में है, जहाँ से रेलवे स्टेशन पास है, जहाँ से हाई कोर्ट कचहरी सारा कुछ जो है अवेलेबिलिटी है, मार्केट वैल्यू है, जहाँ पे सारा बाजार है, वहाँ से तो जहाँ पे आपका ऐसे जगह प्लेस पे जब आपका मकान होगा तो उसकी कीमत जो गांव की तुलना में जो है उसका रेट जो है कई गुना ज़्यादा होगा। तो यही जो रेट है, ठीक है, और वहाँ की सामाजिक सोच कैसी है, वहाँ की इंडस्ट्री कैसी है, वहाँ के आसपास का इंडस्ट्री कैसा है, कैसा जो है वहाँ के आवागमन का साधन कैसा है, तो ये सारे के सारे जो है आपके फिक्स करते हैं मार्केट वैल्यू को, आपके जो संपत्ति है उसकी कीमत को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया। अब एक बच्चों आता है आपसे जो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है वो डिप्रिसिएशन क्या से आप क्या समझते हैं। डिप्रिसिएशन ये बराबर आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो डिप्रिसिएशन नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं मूल्य ह्रास, मूल्य ह्रास। देखिए नाम से ही पता हो रहा है बच्चों, मूल्य ह्रास मतलब मूल्य में ह्रास होना, मूल्य में क्या होना, कमी आ जाना, मूल्य में कमी आ जाना।
तो अब इसको क्या होता है समझिए, जब किसी प्रॉपर्टी की, किसी भी संरचना की, किसी भी भवन का मौसम के प्रभाव के कारण, उसकी आयु ज़्यादा हो जाने के कारण उस मूल जो संरचना थी उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगी, और उसमें डिफॉर्मेशन आने के कारण वो जो संरचना थी उसकी जो वास्तविक जो मूल लागत थी उसमें समय के साथ जो है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो है कमी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वास्तविक जो मूल्य था जब आप मकान बनवाए थे उसकी कीमत समय के आधार पे, समय बढ़ने के साथ साथ, समय बढ़ते बढ़ते जो है उसकी कीमत जो है बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कम क्यों हो रही है, मौसम के प्रभाव के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ, और जो मकान है उसका एज बढ़ने के कारण, क्योंकि जाहिर सी बात है एज बढ़ने का मतलब बच्चों यहाँ से ये है कि किसी भी संपत्ति जैसे मकान है तो उसकी जो एज निर्धारित की गई है 80 से 90 साल, 100 वर्ष। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो भाई अगर आप मकान आप लेने जाएंगे, आप देखेंगे कि ये 80 साल पुराना मकान है, जर्जर स्थिति में है, तो आप जो कीमत थी उस समय उसकी कीमत थोड़ी मिलेगी वो। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, मूल्य ह्रास हो रहा है। तो मूल्य ह्रास मतलब क्या, मूल्य में कमी होना, मूल्य में कमी होना, मूल्य में कमी होना। ठीक है, तो ये जो है कारण बनता है क्या, मूल्य ह्रास कहलाता है। क्लियर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछता है कि मूल्य ह्रास क्या होता है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मूल्य ह्रास क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इस पे बच्चों न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट फार्मूला पे, तो उसको हम बताएंगे आगे जो है डिप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता है। तो D बराबर C माइनस B/N, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है आपको ये बनने वाला फार्मूला है, तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। जहाँ पे C जो है आपका टोटल कास्ट हो जाएगा, B जो है स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा, N जो है जितने वर्ष के लिए होती है। स्क्रैप वैल्यू जो मूल्य ह्रास मतलब कि जैसे कोई भी संपत्ति है उसका जो एक टाइम पीरियड है, अगर उतने टाइम पीरियड के बाद अगर हम उसका आकलन करेंगे तो वो जो है वो मलबे के मूल्य में मतलब सिर्फ 10% जो है उसका मूल्य मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, डिप्रिसिएशन मूल्य ह्रास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है, ये भी आप ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अंकित मूल्य मतलब बच्चों ये है कि जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, वो जो संपत्ति है वो संपत्ति की जो वास्तविक जो मूल्य है आप नगर निगम में, मतलब जो गवर्नमेंट है, अथराइज्ड है, जिसको आपको टैक्स देना होता है, उस टैक्स को देने के लिए जो मूल्य आपने वहाँ पे रेटेबल कराया है, जो निर्धारित कराया है, आपने जो प्रपत्र सौंपा है उस मकान में, जैसे मकान की कीमत आपकी 10 करोड़ थी, तो 10 करोड़ आप जब हाउस टैक्स दोगे तो वो जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, उस अंकित मूल्य पे ही लगेगा, उस मूल्य पे लगेगा जो रेट जो आपने वो प्रपत्र दिया था बना के नगर निगम को। समझ में आ गया? तो कहने का मतलब यह मूल्य वह मूल्य है जिस पर नगर निगम क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अंकित मूल्य किसके लिए प्रावधान किया जाता है, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, वो जो टैक्स निर्धारित करती है किस मूल्य पे निर्धारित करती है, तो ध्यान रखिएगा अंकित मूल्य पे निर्धारित करती है। समझ में आ गया? तो जो मूल्य आपने वहाँ पे दर्ज कराया है उसी मूल्य पे जो है क्या है, टैक्स लगता है। तो ये रहा बच्चों क्या, अंकित मूल्य। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है बच्चों, डिस्ट्रेस्ड वैल्यू, डिस्ट्रेस वैल्यू, डिस्ट्रेस्ड वैल्यू जिसे आप कहते हैं पीड़ित मूल्य, पीड़ित मूल्य। ठीक है, पीड़ित मूल्य क्या होता है, जैसे बच्चों कि आपका मकान जो है, ठीक है, आपका मकान का मूल्य जो है जब वास्तविक मूल्य से कम आंका जाए,
मतलब जो आपके मकान की कीमत होनी चाहिए वो कीमत आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो है मूल्य में क्या हो रही है, वास्तविक जो कीमत मिलनी चाहिए थे उस कीमत से आपका मकान का मूल्य कम आका जा रहा है, उससे आप मकान उस समय बेच रहे हैं तो आपका मूल्य कम आ रहा है, तो इसके मतलब बच्चों को क्या कहलाएगा, पीड़ित मूल्य कहलाएगा। और ये क्यों होता है, ये बच्चों ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी मकान की वास्तविक कीमत 10 करोड़ की थी, लेकिन वह कीमत इस समय कम रेट में बिक रहा है। वो हो सकता है कि किस कारण से बिक रहा है, वहाँ पे उस इलाके में दंगा हो गया, फसाद हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एनसीआर का रीजन, अभी मुजफ्फरनगर जो दंगा हुआ था, तो एनसीआर में आने के कारण वहाँ की रेटेबल जो थी, रेट जो है बहुत हाई था, लेकिन जैसे ही मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ उसके बाद वहाँ से छोड़कर जो है पलायन करने लगे लोग, तो वहाँ पे उस समय जो है मकान अपना जो है बेचने लगे, बेच के मकान आप दूसरे जगह प्लान करने लगे। तो उस समय जो उसकी मूल्य थी वो पीड़ित मूल्य हो गई थी। मतलब ये कि उस समय जो उसकी वास्तविक मूल्य थी वो वास्तविक मूल्य ना मिलकर बहुत ही कम पैसे में ही उसका मूल्य का आकलन किया जा रहा था। तो ऐसा मूल्य बच्चों क्या कहलाता है, वो पीड़ित मूल्य कहलाता है, डिस्ट्रेस वैल्यू कहलाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस पे बच्चों हम और भी ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं फार्मूला पे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे। तो आई थिंक आप सभी लोग जो है अच्छे तरीके से इसको जो है तैयारी करते रहे होंगे।